हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 विकास, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग को देखना है। पार्ट 4 होगा ये, और ये बहुत छोटा पार्ट रहेगा। वो लंबा हो जाता है, इसीलिए इसको छोटा कर दिए, ठीक है, काट दिए थे। अब जो टॉपिक पढ़ना है वो है विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी। ये वर्ड आप लोग कभी सुने? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब सतत, धारणीयता मतलब लगातार बना रहे, उस तरह। ठीक है, एक लाइन बगल में दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, पूरे दुनिया को, आपको नहीं। ठीक है, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। आपको ये जो दुनिया मिला है, ठीक है, एक दूसरे नज़रिए से आपको सोचने बोल रहा है कि ये दुनिया जो आपके पास आया है वो आपको कोई दिया नहीं है, यानी कि उत्तराधिकार में आपके पूर्वजों ने आपको नहीं दिया है, बल्कि आप उधार लिए हैं। किससे? अपने बच्चों से। ये इतना सोच ले इंसान तो हो गया फिर। लेकिन आप, ये शिक्षा का काम ही है आपको बताना, तो यहाँ आपको बताएगा और कुछ लोग मानेंगे भी। आपको क्या मानना है कि हमको उधार, ये पूर्वज से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, बल्कि हमको उधार में मिला है दुनिया। और जब उधार में मिलता है तो उसको आपको बहुत ही ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उसको लौटाना भी है। इसका पूरा ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे हम लोग, ठीक है, कि आप अपने बच्चे से उधार लिए हैं इस दुनिया को। ठीक, बोल रहा है हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, मान लेते हैं कि हम विकास को किसी भी तरह डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि एक देश बहुत ही ज़्यादा विकसित है। क्या है? पूरी तरीके से विकसित हो गया है। अब विकसित है तो उस देश का लोग क्या चाहेगा? उस देश का लोग हमेशा चाहेगा कि हमारा देश ऐसा ही विकास करता रहे, और कभी भी आने वाली पीढ़ी को इससे कम ना मिले, इससे ज़्यादा ही मिले। लेकिन एक प्रॉब्लम है। 20वीं सदी का मतलब आप लोग बता पाएंगे? 20वीं सदी यानी सदी मतलब 100 साल, 1900 से लेके 2000 ईस्वी तक। आप लोग अभी कौन से सदी में जी रहे हैं बताइए थोड़ा। तो 19वीं, ये 20वीं सदी में लिख रहा है, 20वीं सदी के अंतिम टाइम में, यानी कि बीच के बाद, लगभग समझिए ना 60s में, 1960s के आसपास, इस समय से दुनिया में एक बात छिड़ा। क्या? कि हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 50 के बाद बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि ये जो हम लोग विकास कर रहे हैं ना, विकास, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं, वो धारणीय तो नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। धारणीय यानी कि इस तरह अगर हम लोग विकास करते रहें तो एक दिन सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एग्जाम्पल से बात समझिए। देखिए, एक फ़ोटो दिया हुआ है, आंटी जी है, वो पानी निकाल रही है ज़मीन के अंदर से। ठीक है, भारत में भूमिगत जल, ये है। अब क्या पढ़ना है? हाल में बहुत सारा रिसर्च वगैरह किया गया तो पता चला कि हम लोग जो है भूमिगत जल समझते हैं, जो ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन के अंदर जल है, ज़मीन के अंदर जो पानी है, उसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इस बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हैं तो बताइए क्या वो कम नहीं होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा। और जब कम होते जाएगा तो आप फिर लाएंगे कहाँ से? वही बात लिखा हुआ है, 20 साल में अगर हम लोग पानी का लेवल देखें तो 20 मीटर, 4 मीटर कम हो गया। 4 मीटर बहुत हाइट होता है पानी का। ठीक है, और लिखा है कि देश में लगभग 1/3 भाग जो है वो भूमिगत जल भंडार का अति उपयोग कर रहा है। देश में जितना भी ज़मीन के अंदर पानी है, उसका 1/3 एरिया में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर रहा तो 25 साल में 60% भाग ख़त्म हो जाएगा। 25 साल में अगर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते रहें तो 60% इसका एरिया हो जाएगा। अभी तो 1/3 है, यानी कि 33 है। 60% एरिया में लोग क्या करेगा? भूमिगत जल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी।
ठीक है। पंजाब में और पश्चिमी यूपी में क्या होता है कि देखिए वो जब क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा गेहूं के लिए अच्छा खेती का जगह है, लेकिन धान के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार फ्री में उन लोग को क्या दिया, बिजली दिया, तो पंप चला चला के ज़मीन से पानी निकाल निकाल के धान का खेती किया और बहुत ज़्यादा इनकम वो लोग जनरेट किया। और अभी बहुत ज़्यादा हालत वहाँ पे ख़राब है। किस चीज़ के मामले में? पानी के मामले में, ठीक है। पैसा तो बहुत आ गया लेकिन पानी का दिक्कत है वहाँ। तो इतना ज़्यादा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बताइए क्या ये धारणीय है? क्या ये लंबे समय तक चलेगा? नहीं चलेगा। उसी के बारे में आगे बताए। ये तो आप लोग डाटा देखें। अब बता रहा है कि भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय अनवीकरणीय आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। नवीकरणीय का मतलब होता है जो फिर से आपके पास आएगा, उपलब्ध होगा। और अनवीकरणीय का मतलब होता है जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाए। तो भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर पानी है वो फिर से आपके पास आएगा, लेकिन कितना आएगा? आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगें तो क्या वो सारा पानी आपके पास आएगा? नहीं। नेचर ने बनाया है पूरा सिस्टम को बैलेंस्ड। नेचर यानी कि प्रकृति, ये दुनिया को क्या बनाया, सारा चीज़ चलता है सिस्टम से। और आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा दोहन कर रहे हैं चीज़ों का। अब जब आप बहुत ज़्यादा दोहन करने लगेंगे, अति उपयोग करने लगेंगे, तो बरसात वगैरह हुआ भी तो वो उसका पूर्ति नहीं कर पाएगा, भर नहीं पाएगा जितना आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो वहाँ का संसाधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और एक दिन समाप्त हो गया तो फिर उस टाइम का हालत क्या होगा ये आपको सोचना है, ठीक। तो इसीलिए बोल रहा है ये दुनिया आपको पूर्वजों से नहीं मिला है, गिफ्ट में नहीं मिला है, बल्कि ये आपको मिला है उधार में। और उधार में मिला है तो जिसको चुकाना है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए। आप सोच रहे हैं सर खेती करना छोड़ दें, उसका उपाय है, ठीक है। लालच करना छोड़ दीजिए, ये उपाय है। तो गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वो जो एक बार ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो गया, फिर उसको यूज़ नहीं कर पाए। जैसे आप लोग एग्जांपल सुनेंगे पेट्रोलियम का, पेट्रोल का। गाड़ी में जब डाल के चलाते हैं पेट्रोल, वो ख़त्म हो जाता है, फिर वापस आपके पास आने वाला नहीं है। इसका भी एक निश्चित भंडार है। दुनिया में टेक्नोलॉजी है तो कैलकुलेटेड है। जितना अभी तक पेट्रोल वगैरह मिला हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। और कहाँ समाप्त हो जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जो हम लोग को प्राकृतिक संसाधन मिला है उसका दोहन हम लोग कर रहे हैं। कच्चे तेल के भंडार कितना है? तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट, जो सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब देश है, वहाँ पे 807.7 हज़ार मिलियन बैटल तेल है जो 70 साल तक चलेगा। अमेरिका में है वो 10 साल तक। वर्ल्ड में पूरा इतना है जो लगभग 50 साल तक। तो क्या बता रहा है आपको कि जब तक हम लोग को नया संसाधन ना मिल जाए, अगर हम लोग इसी रेट से जितना अभी दुनिया यूज़ कर रहा है उसी दर से अगर हम लोग यूज़ करते जाएं इस पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ को, तो ये दुनिया में 50 साल चलेगा। कितना? 50 साल। तो बताइए उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा? इसीलिए नया नया संसाधन पे रिसर्च होता है, नया संसाधन बनाने। जैसे अभी बैटरी वाला गाड़ी आ गया है, ठीक है। और क्या है? टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, माइलेज ज़्यादा मिल जाए, इसको कम कैसे यूज़ करें, ये सारा चीज़, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। ये जलता है तो पोल्यूशन भी होता है। तो आपको ये बात समझना है कि अगर हम लोग सस्टेनेबल नहीं होते हैं, जैसे तैसे अंधाधुंध यूज़ करते हैं, तब प्रॉब्लम है। यूज़ तो करना ही है भाई, पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे जिएंगे कैसे? लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और ये तो चलिए जिस देश में पेट्रोल वगैरह है वो तो ठीक है। जिस देश में पेट्रोल नहीं है वहाँ पे और दिक्कत होता है। जैसे भारत जो है अपना लगभग 80-90% जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो बाहर से आता है। हम लोगों के पास पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है तो कभी रेट वगैरह बढ़ा, जैसे अभी जो लड़ाई हुआ था ईरान का और किसका, अमेरिका का और इजराइल का, तो क्या हुआ कि पेट्रोल आना बंद हो गया। तो आप लोग देखे होंगे हालत कैसा हो गया था देश का। तो इससे रेट बढ़ता है, और जब रेट बढ़ेगा तो हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, आपके पैकेट से भी पैसा जाएगा, ठीक है।
तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि भारत के पास अपना संसाधन ये नहीं है और इसके बिना कुछ चलता भी नहीं है। फिर बोल रहा है कि बहुत सारा देश ऐसा है जो सैनिक ताकत के बल पे और आर्थिक शक्ति के बल पर, बहुत सारा देश क्या, अमेरिका खास करके, वो सोचता है कि ये सब हम हथियार लें, अपने कंट्रोल में ले लें, ठीक है, और अपने तरीके से यूज़ करें। तो देखिए, ऐसा अगर अप्रोच रहा लोगों का तो फिर ये सही तरीका नहीं है, हम लोग एक दिन बुरे फंसेंगे, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। अब लिखा है कि पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं होगा। बोल रहा है कि जब पर्यावरण में गिरावट होगा, जब पोल्यूशन बढ़ेगा, लोगों को परेशानी बढ़ेगा, तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि ये इंडिया का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। जब प्रॉब्लम होगा तो पूरे दुनिया में प्रॉब्लम होगा। बात समझ रहे हैं? ये कोई देश का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ का पोल्यूशन ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ नहीं है। पोल्यूशन उधर भी जाएगा। पूरा दुनिया अगर पोल्यूशन कर रहा है, पूरा दुनिया परेशान होगा, ठीक है। यही कोई कोई अप्रोच ये कुछ कुछ देश इसको नहीं मानता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हर देश को ये ध्यान रखना चाहिए कि संसाधनों को कैसे बचाया जाए, कैसे हम लोग विकास को धारणीय बनाएं, ठीक है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर ज्ञान का नया क्षेत्र, इसीलिए ये ज्ञान का नया क्षेत्र ये बन गया है कि हम लोग को धारणीय विकास कैसे करना है। एक साथ विकास यानी कि ऐसा विकास करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, ऐसा संसाधन। इसके लिए रिसर्च वगैरह होते रहता है, वैज्ञानिक लोग, अर्थशास्त्री लोग, दार्शनिक लोग, ये सब मिल के काम कर रहा है, सामाजिक वैज्ञानिक सब मिलजुल के काम कर रहा है। क्यों? ताकि ये जो संसाधन हम लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं, जो हम लोग विकास सोच ले रहे हैं कि संसाधन का बहुत ज़्यादा दोहन करें, मस्ती में लाइफ जिएं, वस्तु खरीदें, यही लाइफ है। लेकिन ये लाइफ नहीं है, थोड़ा दिन बाद आपको ये प्रॉब्लम होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विकास जो है, जो विकास होगा, वो विकास कोई एक दिन का चीज़ नहीं है। ये दुनिया जब से बना है तब से विकास चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये विकास अच्छा कैसे हो जाए, इस पे हमेशा डिबेट होता रहेगा। और हमेशा हमारे मन में ये होना चाहिए, पूरे दुनिया के मन में, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, कितना संसाधन दोहन कर दें, क्या पूरा दुनिया को नोच के खा जाएं क्या, इस तरह का अप्रोच। तो यही विकास पे बहस जारी रहेगा दुनिया में हमेशा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग हो जाता है कंप्लीट। एक बार लास्ट ध्यान कर लीजिए, आप लोग क्या पढ़ रहे थे, विकास चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक। विकास का लोगों के, हर लोगों के लिए मतलब अलग अलग हो सकता है, और अलग अलग होगा तो फिर हम लोग नापे कैसे कि कोई देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका भी अलग अलग तरीका है। और लास्ट में हम लोग विकास की धारणीयता पढ़ रहे थे कि विकास तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया बर्बाद हो जाए, ऐसा कि हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले बच्चे हैं, उनको भी उस दुनिया के संसाधन को सौंप सकें, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है। देखिए, क्वेश्चन आंसर हम नहीं करवाते क्योंकि इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब आप समझ गए तो आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं। पढ़ के देखिए एक बार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कोई देश विकास कर रहा है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्या पर कैपिटा इनकम देखेंगे, कि क्या साक्षरता दर देखेंगे, लिटरेसी रेट, कि हेल्थ देखेंगे, या बोल रहे हैं सब चीज़ देखेंगे? आजकल जो दुनिया चल रहा है उसमें सब चीज़ देखा जाता है, कितना कमा रहा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, और स्वास्थ्य है कि नहीं। बताइए, कोई क्वेश्चन हुआ? निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग कि मानव विकास जो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था, उसमें हम लोग से आगे कौन था? श्रीलंका था। ये मैथ का क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे कि एक देश में 4 लोग रहते हैं, 5,000 इनका इनकम है एवरेज, तो एक का इनकम 4, एक का 7, एक का 3 है, तो बताइए चौथे का क्या है? तो कितना हो गया? 7, 4, 11। एवरेज निकालने आपको आता होगा। 7, 4, 11, 3, 14, 14, 6 बच गया, 6,000 होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको आंसर देख लेना है, और ज़रूरत पड़ेगा तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक। तो ये रहा चैप्टर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, जब तक 4 बार रीडिंग नहीं लगाएंगे आपके मन में कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू।